एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आंकड़े की जो समझ रहती है, सामान्य तौर पर हम जो आंकड़े रहते हैं वो हम कम से कम छठी क्लास से ही पढ़ना चालू कर देते हैं, पर उसको हम आज बारीकी से जानेंगे कि आंकड़े होते क्या है। सामान्य भाषा में अगर आंकड़े की बात करें हम, तो आंकड़े एक ऐसी कुछ संख्यात्मक अंक का मिश्रण रहता है या योग रहता है जिसको हम आंकड़े कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास का रिजल्ट है, अगर मान लीजिए छठी क्लास है, छठी क्लास का जो रिजल्ट दिया हुआ है, अगर 50 जो बच्चे हैं, अब जो 50 बच्चे हैं उनने कम से कम 33 से 80 नंबर अगर लाए हैं, जो 33 और 80 के बीच में जो संख्या रहेगी, जैसे कि मान लो 33 और जो संख्या चल रही है और यहाँ पर 80 पे खत्म हो रही है और यहाँ पर टोटल 50 बच्चे हैं। अब जो अंग्रेजी का विषय है वो अंग्रेजी के विषय में किस प्रकार से नंबर लाए हुए हैं, तो वो नंबर कैसे, मतलब वो बारंबारता रहती है, जैसे कि मान लो ये ऐसा बारंबारता रहती है, उसमें कैसे विभाजित करेंगे, वो जो विभाजन रहता है उसे ही हम आंकड़े कहते हैं। अगर मान लो तो कम से कम सब्जियां रहती है और सब्जियों का रेट रहता है, वो जो मूल्य रहता है उसको भी हम आंकड़े की तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पर आज भी हमने, जिसमें सारणी रहती है और मिलान रहता है और समूहीकरण भी रहता है और पिक्टोग्राफ है और पाई चक्र है और दंड आरेख है। अब जो आंकड़े रहते हैं उसकी जो संख्या रहती है वह एक मात्रात्मक रहती है, जिसमें हम मात्रा के आधार पर एक मात्रात्मक के नाम पे रहती है, जिसमें मात्रात्मक मतलब ये रहता है कि उसका जो प्रकार रहता है किस प्रकार से रहती है, और एक गुणात्मक रहती है कि जो वस्तु रहती है उसमें गुणात्मक रूप से हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज बारी बारी से पॉइंट के बारे में। अब हम पहला जो समझ रहे हैं वो सारणीमय। सारणीमय का मतलब ये होता है कि एक तालिका रहती है, इस तालिका की जो रहती है उसको हम तालिका को सारणीमय कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तालिका दी है, अब तालिका में 5 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, और जो 5 बच्चे के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लो एक यहाँ पर अगर मान लो दीपक, और दूसरे नंबर पर लिखा है अमन, और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है राम, और चौथे नंबर पर लिखा है कि श्याम, और 5वें नंबर पर लिखा है कालू। अब अगर मान लो इसका जो आधार है नंबरों का, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर 35 नंबर आए हुए हैं और यहाँ पर 80 नंबर हुआ है और यहाँ पे 25 नंबर आए हुए और यहाँ 10 नंबर आए या 1 नंबर आया हुआ है। अब अगर मान लो इसमें सबसे ज़्यादा अगर नंबर निकालेंगे हम, तो दीपक नाम के व्यक्ति के 80 नंबर रहेंगे और सबसे ज़्यादा कम नंबर रहेंगे वह कादो नाम के व्यक्ति का रहेगा। तो इस प्रकार से जो सारणी रहती है उस सारणी को हम सारणीमय रूप से हम परिभाषित करते हैं। अब दूसरे नंबर पर मिलान दिया हुआ है। मिलान का तात्पर्य ऐसा रहता है कि कोई जो वस्तु रहती है उस वस्तुओं का जो अंक रहता है उसमें हम मिलान कैसे करते हैं ये जानना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक आम लिखा हुआ है कि आम ये है, और आम जो है इसका लिखा है 8, ठीक, आम 8 है। अब इसको हम मिलान में कैसे करेंगे, तो जो संख्या रहती है तो वह ऐसे संख्या रहती है जिसको हम 4 तक तो यहाँ पर गिनते हैं, 1 2 3 4। अब बचे कितने, यहाँ पर 4 बचे। अब जो 5वां हिस्सा रहेगा वो 5वां हिस्सा इनको काट देगा, ठीक। 5वां हिस्सा काटने के बाद में जो संख्या रहेगी, जैसे मान लो 3 बच रहा है, अब यहाँ पर 1 तो हो गया है, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, और जो एक काटी हुई है उसको हम 5 में परिभाषित करते हैं। और जो 5 में काटा हुआ है वह उसके बाद में हम यहाँ पर गिनेंगे 6 7 और 8। इस तरीके से जो परिभाषित होती है, बारंबारता रहती है, जिसको हम लाइनिंग के द्वारा परिभाषित करते हैं, वह मिलान में आती है। अब हम समूहकरण की बात करेंगे। समूहकरण होता क्या है? समूहकरण का मतलब तो ये रहता है कि जो संख्या रहती है वह संख्या का जो समूह रहता है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 12 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 बार हम कैसे दर्शाएंगे, उसी को हम समूहकरण के अंतर्गत आते हैं। समूहकरण का तात्पर्य ये रहता है, सबसे पहले अगर मान लीजिए एक स्कूल है, एक विद्यालय है यहाँ पर। अब विद्यालय में जो 10वीं के बच्चे रहते हैं, ठीक, 10वीं के जो बच्चे रहते हैं वह 10वीं के बच्चे में कम से कम 15 बच्चे हैं, ठीक। अब 15 बच्चे की 15 जो बच्चे हैं उनकी आयु का स्तर पूछा है कि आयु का स्तर कैसा है। अब जैसे समान बच्चे रहते हैं, व्यक्तिगत विविधता के आधार पर बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो समान उम्र के रहते हैं और समान मानसिकता के रहते हैं, तो उसी पे हमको कैसे परिभाषित करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी की उम्र यहाँ पर 18 दी हुई है, किसी की यहाँ पर 18 दी है, किसी की यहाँ पर 14 दी है, या किसी की 13 दी है, या 14 दी है, या 12 दी है, या 16 दी है, या
19 दी है या 18 दी है या 17 दी है या 15 दी है और यहाँ 14 दी है। अब जो संख्या दी है, अब यहाँ पे बहुत सारी संख्या एक जैसी है, समान है, मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर 14 दिया है, फिर 14 दिया है, ऐसी बहुत जगह 14 दिया हुआ है। अब इनको हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या कितनी चल रही है। जो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है ये ज़्यादातर समान संख्या है, और समान संख्या किस प्रकार से दी है उसको हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम इनको 5-5 में डिवाइड करते थे। 5-5 में जैसे कि मान लो जो मैंने यहाँ पर 0 से लिखा है, 0 से लेके 5 तक, और 5 से लिख के यहाँ पर 10 तक। अब 10 से यहाँ पर लिखेंगे हम कम से कम 15 तक, और 15 से लिखेंगे यहाँ पर हम 20 तक। अब इस तरीके से हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो 4 भाग में डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर कम से कम सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या अगर मान लो यहाँ पर, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12 आ रही है, तो यहाँ पर 10 और 15 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर एक आई का निशान बनेगा। यहाँ पर संख्या प्रदर्शित नहीं होगी, यहाँ पर आई का निशान बनेगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे अभी काटे थे उसी प्रकार से हम बारंबारता के हिसाब से रहता है वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 12 है तो उसको हमने काट दिया है, अब इसे यहाँ पर आई लिखा है। अब इसके बाद में 12 के बाद में क्या आता है? 13 है, 13 एक बार यहाँ पर है, ये भी एक बार है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 14 लिखा है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर 3 बार बता देंगे कि 1 2 और 3। इस प्रकार से बताने के बाद में फिर यहाँ पर 15 आता है, तो 15 को हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 15 के अंदर की संख्या पूछी है। यहाँ पर 15 पे खत्म होता है 15 के अंदर, और यहाँ पर 15 के बाद में चालू होता है, तो हम 15 की संख्या यहाँ पर गिनेंगे। जैसे कि मान लो 15 यहाँ पर एक ही बार है, अब उसके बाद में 16 भी एक ही बार है, अब यहाँ पर 17 बच रहा है, 17 भी एक ही बार है, और यहाँ पर 17 के बाद में यहाँ पर 18 भी एक बार है, और 19 भी 18 2 बार सॉरी, और इसके अलावा 19 एक बार है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इनका योग करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने बच्चे कौन सी उम्र के हैं। जैसे कि 10 से 15 के बीच में इतने बच्चे हो रहे हैं, और 15 से 20 के बच्चे 20 में इतने बच्चे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समूहकरण का पता चलता है। अब हम पिक्टोग्राफ के नाम से जानेंगे कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ का मतलब ये रहता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मान लो चित्र के आधार पर बहुत सारे सवाल ऐसा पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गोले जो रिंग रहते हैं उसके आधार पर अगर प्रश्न, जैसे कि मान लो 5 भाग बैठे हुए यहाँ पर ए बी सी और डी, 4 भाग ही देख लेते हैं हम। 4 भाग है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4, एक यहाँ पर दे दिया है, अब यहाँ पर 3 दे दिए, और यहाँ पर 2 दे दिए। अब अगर मान लो इसमें से रिंग दिए हुए सब में अलग अलग भाग में, अब अगर मान लो यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहला कि यहाँ वैल्यू देती है कि एक रिंग की वैल्यू रहती है यहाँ पर 30, ठीक। एक जो रिंग रहता है उसकी वैल्यू यहाँ पर 30 दी है, मतलब एक रिंग का जो आधार रहेगा वो 30 रहेगा। अब जितने आधार रहेंगे उसके हिसाब से हम योगफल लेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो एक रिंग रहता है उसकी वैल्यू 30 दी हुई है, जिस प्रकार से अगर रहेंगे उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए की जो वैल्यू है उसमें हम सी को जोड़ना है, मतलब जो ए और सी में रिंग दिए हुए हैं उसको हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला अगर यहाँ मानते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 इसके दिए हुए हैं प्लस यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद में सी की वैल्यू 1 2 3, अब यहाँ पर 3 दिए हुए, ठीक। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे हम तो 7 आ जाएगा, ठीक। टोटल जोड़ने के बाद में 7 आता है। 7 के बाद में यहाँ पर वैल्यू दी है 30, अब इनका हम गुणा करेंगे तो 7 के 21 210, मतलब 210 वैल्यू टोटल आ जाएगी। इस प्रकार से पिक्टोग्राफ के सवाल हम अक्सर देखते रहते हैं। अब हम पाई चक्र के बारे में जानेंगे। पाई चक्र का तात्पर्य यह रहता है कि जो व्रत रहता है, पाई चक्र को जानेंगे हम। पाई चक्र जो रहता है वह एक व्रत रहता है। पाई चक्र का तात्पर्य यही है कि एक व्रत या वह एक व्रत में विभिन्न खंडों और त्रिज्या के माध्यम से विभाजित किया जाता है, और जो व्रत रहता है वो 360 डिग्री पर रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ से अगर घुमाव रहेगा तो वापस से चारों तरफ घूम के वापस से यही घूमेगा। और पाई चक्र जो रहते हैं उसके अंदर जितने भी हो, एक से ज़्यादा त्रिज्या खंड भी रहते हैं, दो कम से कम 2 रहना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो जो त्रिज्या खंड रहते हैं उनको इस हिसाब से हम बता सकते हैं। जैसे कि चावल 160 डिग्री बताया है, गेहूँ 180 डिग्री बताया हुआ है, और 120 डिग्री चना बताया हुआ है। इस प्रकार से हम त्रिज्या खंड के माध्यम से काट सकते हैं। अब यहाँ पर एक समानुपाती कोण, समानुपाती का कोण का तात्पर्य यही कि जो एक समान आकार में जो वृत्त बना हुआ है उसको कोण के माध्यम से दर्शाया जाता है। और अगर इनको कोण में बांटे तो इसमें कोण जो लंबवत अधिक कोण न्यून कोण इस प्रकार से भी निकल सकते हैं, उस आधार से भी आप बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो सूत्र दिखाया हुआ है इसमें लिखा हुआ है
कि 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं का जो रहता है वो, और उसके बाद में संगत बारंबारता का मतलब ये कितने, 1 2 3 जो भी हो। अब उसके बाद में बारंबारताओं का योग, मतलब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो रहेगा उसका योग करना पड़ेगा। अब जो योग करेगा उसके बाद में जो आंसर निकलेगा, तो आप ये जो सवाल है ये इस आधार पे कर सकते हैं। अब हम दंडारेख की बात करेंगे। जो दंडारेख दिया हुआ है यहाँ पर, दंडारेख का तात्पर्य यही रहता है कि सबसे पहले कि जो दंडारेख रहता है उसको एक से ज़्यादा अलग अलग आयतों में ऊंचाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। जब भी एक से ज़्यादा आयत बताए जाते हैं वह आयत रहते हैं ऊंचाई के माध्यम से। जैसे कि मान लो अगर मान लो 50% दिया हुआ है तो 50% जो दिया हुआ है तो उसका 50% ऊंचाई रहेगी। उस आयत को हम किसी भी उत्पादन टर्न या प्रतिशत के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर एक दंडारेख दिया हुआ है आपको। ये दंडारेख जो है इसमें दो मतलब वैल्यू दी हुई है, आप भी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो एक तो ऊंचाई के माध्यम से दिया है और एक आधार के माध्यम से दिया हुआ है, और एक आई दी है, वाई दी है और एक एक्स दिया हुआ है। दो वैल्यू अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। अभी जो सवाल है ये सवाल में 5 विभाग दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, ये 5 विभाग दिए हुए हैं। और यहाँ पर 4 साल का लेखा जोखा देखा है कि कौन सी कंपनी ने कितना % ज़्यादा काम किया हुआ है। अब जैसे मान लो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, अब ये जो 4 साल दिए हुए हैं, अब 4 साल में 5 साल दिए हुए हैं, 5 साल में कौन सी कंपनी ने कितना काम किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए 2011 में यहाँ पर दिया हुआ है 50%। अगर ए की बात करें तो 2011 में 50% काम किया हुआ है। अगर उसके बाद नंबर लेंगे आप तो 2012 में यहाँ पर 70% के हिसाब से यहाँ पर काम चला। और सबसे ज़्यादा अगर बात माने, जैसे मान लो प्रश्न पूछा कि सबसे ज़्यादा अगर काम कौन सी कंपनी किया हुआ है, तो यहाँ पर सी वाली कंपनी जो है उन्होंने 90% काम किया हुआ है। अब अगर आपको यहाँ पर प्रश्न है कि गुणात्मक रूप से या फिर योगफल या फिर अंतर के माध्यम से अगर सवाल पूछ लेते हैं, जैसे मान लो 2011 और 2010 में दो कंपनी कौन सी है और उन कंपनी ने किस अंतर से काम किया हुआ है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक ई है और एक ए है। अब दोनों का जो % है 50% यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 30% दिया हुआ है। अगर अंतर पूछा है तो यहाँ पर 20% लिख लेगा कि दोनों का अंतर कितना था। इस प्रकार से सवाल आते हैं। अब हमने यहाँ पर कम से कम 7 से 8 टॉपिक आज समझ लिए हैं। अब अगला हम इस जो गणित रहता है, गणित का जो तर्क शक्ति या जो भी रहती है प्रकृति रहती है, उसको हम किस प्रकार से समझते हैं, उसकी जो पेडोलॉजी है उसको हम अगला चैप्टर में देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।